हे स्टूडेंट्स, आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स के चैप्टर 1 के 10 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज़ का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने अन्य 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पश्चात अवश्य देखना। चलिए अपना आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है, वायु तथा जल के प्रकाश की चालें क्रमशः इतने मीटर प्रति सेकंड तथा इतने मीटर प्रति सेकंड हैं। यहाँ पे 2 चालें दी हैं, तो चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। पहली चाल को v1 नाम दे दिया जाएगा, दूसरे को v2 नाम दे दिया जाएगा। पहली चाल दी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और दूसरी चाल दी है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर सवाल आगे कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अर्थात हमें n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे n बराबर v1/v2। मान रखते हैं v1 का मान है 3 × 10⁸ बटा v2 का मान है 2.25 × 10⁸। 10⁸ से 8 कट जाएगा, या 3/2.25। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, इसको कट कर लेते हैं। n बराबर 5 से कट करेंगे तो 5 छक्के 30 और 0। यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो आएगा 5 चौके 20, 2 यहाँ आया 5 25, 60/45। इसको यदि आप भाग दोगे तो इसका उत्तर भाग जाएगा 1.33 बार। चलिए आज के अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, वायु तथा कांच के प्रकाश की चाल क्रमशः इतने मीटर प्रति सेकंड तथा इतने मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे सवाल में पुनः 2 चालें दी हैं। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली चाल को v1 और दूसरी चाल को v2 नाम दे देंगे। पहली चाल दी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चाल दी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। n बराबर क्वेश्चन मार्क, वही फॉर्मूला लगाएंगे। n बराबर v1/v2। v1 अर्थात होता है पहले माध्यम में चाल और v2 अर्थात होता है दूसरे माध्यम में चाल। मान रखते हैं v1 का मान है 3 × 10⁸ बटा v2 का मान है 2 × 10⁸। 10⁸ से 8 कटेगा तो बचा 3/2, भाग देंगे तो इसका आंसर आता है 1.5 अर्थात 1.5। और ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। यहाँ पे हमें अपवर्तनांक n का मान दिया है, तो लिख लेते हैं n बराबर 4/3। फिर सवाल कह रहा है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पे हमें जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है। जल अर्थात वाटर W और n अपवर्तनांक, और उसके बाद इसने कहा वायु अर्थात एयर A। तो यहाँ पे हमें मान निकालना है WNA का, अर्थात जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। और यहाँ पे हमें दिया गया था वायु के सापेक्ष जल का। तो वायु मतलब एयर A और जल मतलब वाटर W। तो ये हमें A एंड W का मान दिया गया था। चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगेगा, WNA बराबर होगा 1/ANW, अर्थात इसका उल्टा 1 इसका मान रखते हैं 4/3। 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो WNA का मान आ जाएगा 3/4। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जल में प्रकाश की चाल इतनी है। तो यहाँ पे हमें प्रकाश की चाल v का मान दिया है। तो v बराबर 2.25 × 10⁸ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। उसके पश्चात सवाल कह रहा है, यदि जल का अपवर्तनांक, यहाँ पे हमें अपवर्तनांक n का मान दिया है 4/3,
तो हमें ज्ञात करनी है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको प्रदर्शित करते हैं सी से। तो सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एन का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, एन बराबर होता है सी बटा वी। यहाँ से सी के लिए पक्षांतर कर लें तो बटा 1 लगा के कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सी बराबर एन गुणा वी। सी बराबर एन का मान 4/3 गुणा वी का मान 2.25। काटते हैं तो 3 से काटा, 3 7 21 और 3 5 15। गुणा कराएंगे तो यहाँ से आएगा 4 गुणा 0.75 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 4 का 5 से 4 5 20, 0 2 बचा, 7 चौके 28 29 30 और 2 अंक बाद दशमलव। तो ये आ गया हमारे पास सी बराबर 3। और यहाँ पे गुणा 10 पे घात 8 भी था, तो गुणा 10 पे घात 8 मात्रक चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। तो पहला दिया है हमें वायु अर्थात एयर ए के सापेक्ष अपवर्तनांक एन, जल के सापेक्ष मतलब वाटर डब्ल्यू, इसका मान दिया है 4/3। फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष मतलब ए एयर, अपवर्तनांक एन किसका दिया है, कांच गिलास जी का अपवर्तनांक दिया है 3/2। निकालना क्या है, निकालना है हमें जल के सापेक्ष कांच का अर्थात W वाटर एन जी गिलास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कांच के सापेक्ष जल का अर्थात गिलास एन वाटर W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें ज्ञात करना है। अब पहले हम निकालेंगे WNG अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNG का अर्थ होता है NW/NG, मतलब जल में अपवर्तनांक बटा कांच में अपवर्तनांक। अगर हमें ये हासिल करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ANW/ANG कर सकते हैं जिससे हमें ये प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर हम उल्टा करें अर्थात हम ANG बटा ये ANW करें तो यहाँ से क्या होगा, ANW का मतलब होता है Na और बटा NG और एक और बटा ANW का मतलब होगा Na/NW। इसको हल करते हैं तो NW ऊपर चला जाएगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें Na गुणा NW बटा में बचता है NG गुणा Na। तो आप यहाँ से देखो कि Na से Na कट जाएगा और हमें वापस प्राप्त हो जाएगा NW/NG। इसका मतलब क्या होता है, NW/NG का मतलब होता है WNG। तो अगर हमें WNG का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा, अर्थात पहले ये वाला ANG बटा फिर ये वाला ANW करना पड़ेगा। अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक के। चलिए इसको हल करते हैं। इसका मान हमें ANG का मान दिया है 3/2 और एक और बटा, और ANW का मान हमें दिया है 4/3। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 गुणा 3 बटा 2 गुणा 4। इसका मान हमें प्राप्त होगा 3 3 का 9 बटा 4 दूनी 8। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है GNW। तो GNW इसी भांति GNW का फॉर्मूला हो जाएगा। GNW निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे पहले ANW बटा फिर हम करेंगे ANG। मान रखते हैं
ए एन डब्ल्यू का मान हमें दिया था 4/3 कॉर बटा, और ए एन जी का मान हमें दिया था 3/2। इसको हल करेंगे तो यहाँ से 4 गुणा 2 होगा बटा 3 गुणा 3 होगा। यहाँ से हमें इसका मान प्राप्त होगा 8/9। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। तो वायु के सापेक्ष, वायु मतलब ए एयर, अपवर्तनांक एन, और कांच मतलब जी ग्लास, इक्वल टू दिया है 1.50। और आगे कह रहा है कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.61 है। तो कांच मतलब ग्लास जी, अपवर्तनांक मतलब एन, और पारदर्शी द्रव को हम लिक्विड एल बोल देंगे, जो कि दिया है 1.61। सवाल कह रहा है वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें निकालना है वायु मतलब एयर ए के सापेक्ष अपवर्तनांक एन और पारदर्शी द्रव एल, तो हमें ए एन एल का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे गौर करिए, इस बार हमें भाग देकर काम नहीं चलेगा। मतलब ना ही हम ए एन जी बटा जी एन एल करके इसको निकाल सकते हैं, ना ही उल्टा बटा करके निकाल सकते हैं। तो इससे निकालने का तरीका क्या होगा, ज़रा गौर करिए। अगर हमें ए एन एल ज्ञात करना है तो हमें ए एन जी का गुणा जी एन एल से कराना होगा। ऐसा क्यों? मैंने आपको ए एन जी का मतलब बताया था एन ए बटा एन जी, गुणा जी एन एल का मतलब बताया था एन जी बटा एन एल। अब यहाँ से गौर कीजिए, एन जी से एन जी कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एन ए बटा एन एल। इसका मतलब होता है ए एन एल। अर्थात हमें ए एन एल ज्ञात करने के लिए इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मान रखते हैं ए एन एल निकालने के लिए ए एन जी का मान दिया है 1.50 गुणा जी एन एल का मान दिया है 1.61। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इन दोनों का गुणा कराने पर हमें प्राप्त होता है 2.41। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दी गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दी है हमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद सवाल कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, क्योंकि 1.5 दिया है। फिर सवाल कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल अर्थात यहाँ पे v बराबर क्वेश्चन मार्क है। सूत्र लगाएंगे n बराबर c/v। तो यहाँ से 1/1 लगा के कैंची गुणा कर लेंगे तो हमारे पास NV बराबर C प्राप्त हो जाएगा और V बराबर C/n प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ से मान रखते हैं। C का मान 3 × 10⁸ बटा n का मान 1.5। काटेंगे तो 3 2 बार कटेगा, तो यहाँ से V का मान हमें प्राप्त होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL व LNG की गणना कीजिए। पहले हम निकालेंगे ANL। इसके लिए यहाँ से हम अपने चित्र में देखेंगे, यहाँ से हम मान रखेंगे sin 60 बटा sin 45। sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 45 का होता है 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा। इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.225। अब हमें मान ज्ञात करना था LNG का, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों कोणों को शामिल करेंगे। मान रखेंगे sin 45 अंश बटा sin 30 अंश। sin 45 का मान 1/√2 गुणा sin 30 का मान होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। इसका परमीकरण करेंगे √2/2
यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें √2 प्राप्त हो जाएगा, जिसका मान होता है 1.414। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, जो कि है 30 सेंटीमीटर। चूँकि ये अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो माइनस में रखेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी u बराबर दी है 15 सेंटीमीटर, और इसे भी माइनस में रखेंगे। चाहे दर्पण हो या लेंस हो, u को हमेशा माइनस में रखते हैं, और उत्तल चाहे लेंस हो या दर्पण हो उसकी फोकस दूरी प्लस होगी, और अवतल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो कि मान होता है v बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लगाएंगे हम लेंस का सूत्र, चूँकि ये लेंस का सवाल है। लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये होता है 1/f बराबर 1/v। दर्पण में यहाँ पे प्लस होता था, लेकिन ये लेंस है तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे -1/u। मान हमें निकालना है v का, तो इसके लिए पक्षांतर कर लें। 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। 1/v बराबर 1/f का मान हमें दिया है -30। यहाँ पे प्लस है लेकिन u का मान -15 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा बटा 1/15। 1/v बराबर, यहाँ से हम लासा लेंगे, जो कि हमें लासा प्राप्त होगा 30। यहाँ पे आएगा -1 माइनस यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/30। काटेंगे तो यहाँ से हमें 1/v बराबर प्राप्त होगा 1/-10। कैसे गुणा करेंगे तो v का मान हमें -10 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल अर्थात 10वां सवाल, जो कि कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, जो कि दी है 15 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस है अवतल, तो फोकस दूरी को हमेशा माइनस पर रखेंगे। आगे सवाल कह रहा है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। लेंस में वस्तु की दूरी क्या है, u बराबर 10 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा रखते हैं माइनस में। आगे सवाल कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, जो कि v का मान है क्वेश्चन मार्क, और साथ ही हमें प्रकृति भी ज्ञात कर दी है, तो प्रकृति हम बता देंगे बाद में। चलिए इसको हल करते हैं। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद करिए यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये लेंस है ना कि दर्पण। v का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे। 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। 1/v बराबर 1/f का मान है हमारे पास -15। यहाँ प्लस है लेकिन u का मान -10 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/10। 1/v बराबर लासा लेंगे, जो कि आएगा हमारे पास 30। यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3। 1/v बराबर हो जाएगा -5/30। कटेगा एक बार 6 बार। कैची गुणा करेंगे तो v का मान हमें -6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे गौर करिए, अगर ये दर्पण होता तो मैं आपको कहता कि माइनस है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनता वास्तविक, और प्लस होता तो बनता आभासी। लेकिन ये दर्पण नहीं है, ये क्या है, लेंस है। और अगर आप अवतल लेंस का प्रतिबिंब देखते हो, ये अवतल लेंस ऐसा होता है, इसका प्रतिबिंब जब बनता है तो सीधा बनता है। सीधा बनता है मतलब आभासी ही बनता है। ठीक है, तो हमें प्रकृति बतानी थी, तो अपनी यहाँ से प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी। और आभासी के साथ कैसा कॉम्बिनेशन होता है मैंने आपको बताया था, आभासी के साथ होता है सीधे का कॉम्बिनेशन, आभासी कॉमन सीधा। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।